तो ये है होंडा की 125 सीसी की होंडा शाइन। अब होंडा की तरफ से 125 के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ये शाइन और एक दूसरा नाम आता है SP 125। SP 125 अगर उसकी प्राइस और फीचर्स के कंपैरिजन को अपन देखें तो जस्टिफाइड कहीं ना कहीं लगती है, लेकिन ये जो है ये 125 सीसी के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं फीचर्स और प्राइस के हिसाब से ओवर प्राइस्ड वो लगती है, लेकिन फिर भी आज भी लोग इसको खरीदते हैं और कंपनी इसको बेचती है। तो क्या रीजंस है जिसके कारण आपको ये बाइक कंसीडर करनी चाहिए और क्या कौन से रीजंस है जिसके कारण आपको इस बाइक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, आज उन्हीं सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये है पुराना मॉडल होंडा शाइन का और ये है नया करंटली जो अभी कंटिन्यू में चल रहा है 2022 मॉडल होंडा शाइन का। तो आप एक बार लुक के हिसाब से देखोगे तो कोई ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं दिखेगा, बट फिर भी 2022 के अंदर भी ये जो लुक है वो कंटिन्यू होता है। तो सबसे पहले वॉक अराउंड से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो ऊपर का ये पैनल है ये आपको नॉर्मल होंडा के अंदर जैसे कि आता है वैसा आएगा और काफ़ी भर के यहाँ पे क्रोम दिया गया है। मैं क्रोम का ज़्यादा कोई फ़ैन नहीं हूँ, मुझे डी क्रोम्ड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, बट अब बस इस सेगमेंट के अंदर जो कुछ लोग होते हैं उनको क्रोम वाली चीज़ें पसंद होती है। तो यहाँ पे आपको क्रोम मिलता है और दूसरा क्रोम आपको यहाँ पे मिलता है और तीसरा क्रोम आपको इस जगह पे मिल जाता है। तो आप बड़ी सी आपको स्ट्राइप मिलती है क्रोम की। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसके अंदर आपको ब्लैक और रेड की ग्राफिक्स आएगी। दूसरा जो कलर इसके अंदर आता है वो एक ग्रे कलर आता है, मेटेलिक ग्रे, और ये पर्सनली इस कलर के अंदर ज़्यादा सही फब के आता है। जो इसका जो क्रोम का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से दिखता है बजाय ग्रे के। तो ठीक है, यहाँ पे होंडा की आपको 3D के अंदर कोई भी एम्बोसिंग नहीं मिलती है, ये आपको नॉर्मल स्टिकर के अंदर ही आपको यहाँ पे इसका स्टिकर मिलता है। नीचे देखोगे आपको नॉर्मल आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, इसके अंदर कोई DRL नहीं है, कोई भी आपको पायलट लैंप नहीं मिलता है। आप जब इग्निशन ऑन करोगे तब भी इसकी जो लाइट है ये ऑन हो जाती है। तो इसको यहाँ पे DC के अंदर दिया गया है और थोड़ा आपको बैटरी का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ऑन रख के नहीं रख सकते हो। यहाँ पे नंबर प्लेट दिख जाती है और इस तरफ आप देखो तो कन्वेंशनल टाइप के जो फोक्स आते हैं, फ्रंट के सस्पेंशन है वो सारी दिख जाती है। BS6 नॉर्म के हिसाब से जो रिफ्लेक्टर है वो आपको आ ही जाता है और फ्रंट का मड गार्ड है वो आपको फाइबर की, जैसे कि आजकल सब में आता है, फाइबर का मिलेगा। पीछे की तरफ आपको नॉर्मल बाइकों में थोड़ा अलग सा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा सिंगल ट्रीटमेंट के अंदर ये आपको मिलेगा। अब ये जो अपने पास में वेरिएंट है इसका डिस्क वेरिएंट है, लगभग 240 mm की ये फ्रंट की डिस्क आ जाती है, पेडल डिस्क नहीं है, नॉर्मल की ये डिस्क है। और टायर की बात करें तो 80-118 इंचज़ के आपको व्हील्स मिल जाते हैं और टायर प्रोफाइल है वो फ्रंट के हिसाब से तो सही है, बट रियर के अंदर मेरे को थोड़ी सी शिकायत है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो आपको फ्रंट के अंदर 80-100 की ये प्रोफाइल है वो अच्छी खासी ये दिख जाती है, फ्रंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये काम करती है। और यहाँ पे आपको निसान के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको होंडा का इंजन मिल जाता है। और पावर की बात करूँ तो 10.7 bhp और लगभग 11 Nm का टॉर्क वो मिल जाता है। अब टॉर्क की बात ये है कि आपको थोड़ा सरप्राइज़ होगा कि इसके अंदर टॉर्क है वो SP से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब वो इतना ज़्यादा है कि आपको चलाते वक्त आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा, बट ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी चेंज है। इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, बट पता नहीं क्यों इस बाइक के अंदर थोड़ा सा टॉर्क है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है SP के मुकाबले में, बट वो फ़र्क आपको चलाने में नहीं लगेगा। तो ये क्या रीज़न से किया गया ये मुझे अभी तक समझ में आया नहीं है। और बाकी इंजन सब कुछ सेम है और होंडा को जो रिफाइनमेंट के लिए होंडा जानी जाती है वो आपको इसके अंदर मिल ही जाता है। और गियरिंग की बात करूँ तो आपको सारे के सारे गियर्स हैं वो आपको अप की तरफ मिलते हैं। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है इसके अंदर। अगर वो गियरिंग दी जाती है, अगर 1 डाउन और बाकी 4 अप, वो थोड़ा सा न्यूट्रल ढूंढने में उसमें से थोड़ी आपको ईजीनेस हो सकती थी। और बाकी सब यही जो आपकी होंडा की टिपिकल क्वालिटी आती है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट दिया जाता है और बाकी सब ये सारे एलिमेंट आते हैं। फिर इस बाइक के अंदर आपको आजकल जो हर बाइक के अंदर आना चालू हो गया, इसको जो इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे इंजन की बात हो गई है। हॉर्न आपको सिंगल मिलता है इस तरफ है और इसकी तो फिटिंग है थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी हॉर्न की, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और पीछे की तरफ आपको जो चेन का कवर है वो आपको पूरा का पूरा कवर मिलेगा, जिसके कारण आपकी मेंटेनेंस थोड़ी सी कम हो जाती है चेन के लिए। और मानसून के अंदर आप अगर कवर भी है फिर भी आप थोड़ा उसका मेंटेन करने के लिए ध्यान आपको रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से पानी चला ही जाता है और 3-4 दिन 5 दिन अगर आपकी बाइक खड़ी रह गई है बारिश में आने के बाद में तो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको स्टार्ट हो ही जाती है। फिर यहाँ पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको रियर के शॉक अब्जॉर्वर मिल जाते हैं। ये अभी फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर है, अगर आपको थोड़ी हैंडलिंग बाइक की अच्छी चाहिए तो आप इसको 4th
तक कर सकते हो। मैंने अपनी बाइक के अंदर 4 तक कर रखा है, तो थोड़ी हैंडलिंग वगैरह इंप्रूव आप इसमें कर सकते हो, बट आपको कंफर्ट है उसको थोड़ा सा बैक सीट पे रखना पड़ेगा। और ये यहाँ पे कॉस्ट कटिंग में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कंपनी कॉस्ट कटिंग करे। इन्होंने यहाँ पे साडी गार्ड है वो फाइबर का दिया है, और ये पीछे वाला जो फुट पैग है ये भी मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया, क्योंकि सामने का फुट पैग के अंदर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग मिल जाते हैं। ये वाली कॉस्ट कटिंग ना ही प्लेटिना करती है, मतलब ना बजाज करता है और ना TVS करता है, बट होंडा की तरफ से यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे हर जगह पे कॉस्ट कटिंग है। आपको यहाँ स्विच गियर के ऊपर देखोगे, क्वालिटी देखोगे, तो वहाँ पे आपको और कॉम्पिटिशन से अच्छी वाली आपको क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बट इन जगहों पे आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी फुट पैग की। और ये जो साडी गार्ड है, बाकी पीछे की तरफ आप देखोगे तो आपको हेलोजन के अंदर ही आपको इंडिकेटर आएंगे, हेलोजन के अंदर आपको टेल लाइट आएगी। टेल लाइट का डिज़ाइन है भाई साहब, हाँ, तो टेल लाइट का आपको जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा नॉर्मली आपको लगेगा। ये आपको जब ये जल नहीं रही है तब आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बट जलने के बाद में ये थोड़ा LED वाला ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि इसका जो ग्लास है इसके अंदर काफ़ी अच्छी वो डिज़ाइन की गई है। अब हेलोजन के अंदर आपको दोनों के दोनों इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको कहीं पर भी LED का इस्तेमाल है वो नहीं मिलता है, और रिफ्लेक्टर आपको इधर है ही, और टेल टाइडी कुछ इस तरह की इसके अंदर आती है। अब पीछे की तरफ आपको टायर मिलता है, जो कि मैं बोल रहा था ना इस बाइक के बारे में मेरे को थोड़ी बहुत शिकायत है। उनके अंदर सबसे पहली शिकायत है ये 125 सीसी के अंदर भी आपको 80 सेक्शन का टायर मिलता है, मतलब जो फ्रंट का टायर आ रहा है वैसा ही आपको टायर ये आ रहा है। और अब आप इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, दोनों ही मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस बाइक को ओन करते हो तो दोनों में से आप एक अपना उठा सकते हो अपने मन की खुशी के लिए। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा है कि इसका जो टायर का रोलिंग रेजिस्टेंस है, मतलब टायर का जो कॉन्टैक्ट एरिया रहता है सरफेस के ऊपर वो कम है, उस कारण आपका माइलेज बढ़ जाता है। और इसका जो नुकसान ये है वही इसका नुकसान भी है, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है, और टायर की जो प्रोफाइल है वो सड़क के ऊपर कम एरिया के अंदर है कॉन्टैक्ट करती है। इस कारण इसकी जो अगर आप ब्रेक मारते हो तो जल्दी से स्किड कर सकते हो, अगर आप जल्दी से एक्सीलरेशन लेते हो बारिश के अंदर तो स्किड करने के चांसेस भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी जो कमज़ोरी है वही इसकी खासियत है, तो आप कुछ भी इसको समझ सकते हो। और पीछे की तरफ आपको 130 mm का ड्रम वेरिएंट, जो ड्रम का आपको ब्रेक है वो मिल जाता है। ब्रेक अभी मैं चलाऊंगा तो थोड़ा बहुत टेस्ट करूंगा कैसा क्या परफॉर्म करता है, बट अभी तक मेरे को नॉर्मल जैसे 125 सीसी के अंदर होना चाहिए ड्रम ब्रेक जैसे काम करता है वैसा ही ये काम यहाँ पे कर रहा है। पीछे की तरफ आपको साइलेंसर है वो थोड़ा सा टायर की तरफ आपको टकिन लगता है, और पीछे की तरफ आपको एनहांस्ड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी की आपको बेजिंग थोड़ी सी दिख जाती है। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सिंगल पीस है, और इसकी फिट एंड फिनिश थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। यहाँ पे आपको क्रोम का इस्तेमाल मिल जाता है, अगर आपको अच्छा लगता है क्रोम भर भर के तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छा लगेगा देखने में। बट क्रोम को है ना थोड़ा सा मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओवर द टाइम क्या है थोड़ा सा ब्लैकआउट होने लगता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन इनको रखना पड़ता है इन चीज़ों को। और बाकी आजकल लोगों को ब्लैकड आउट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ये बाइक जिन सेगमेंट के लोगों के लिए बनी है उनके लिए ये ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती है। और इसके अंदर जो फ्यूल कैप की आपको जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी, बिल्कुल भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं दिखेगी। बट एक बात ये है कि इसके अंदर आपको बजाज जैसे अपनी काफ़ी सारी बाइकों में देता है हिंज वाला जो फ्यूल कैप वो दे देता तो काफ़ी ज़्यादा ये कन्वीनियंट हो सकता था। बाकी क्वालिटी इसकी बेहतरीन है। एक बात यहाँ पे आप नोट करोगे, ब्रेक केबल एडजस्टमेंट मस्ट बी डन बाय द होंडा डीलर, क्योंकि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको इसके अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ऑब्वियसली आता है, बट बाकी बाइकों में क्या होता है कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का सिस्टम समवेयर यहाँ पे दिया जाता है। बट इसका जो देखिए सामने का ब्रेक में अगर पीछे का ब्रेक मैं अप्लाई करूँगा तो थोड़ा बहुत आगे का ब्रेक भी कंट्रोल हो रहा है, बट इस चीज़ को कंट्रोल आप खुद नहीं कर सकते हो, वो नीचे इसमें कहीं पे नीचे एडजस्टमेंट इन चीज़ों को दिया गया है। तो लोकल जो आपका मैकेनिक है उससे आपसे ना करो तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, और आप तो बिल्कुल कोशिश मत करिएगा क्योंकि सारे के एडजस्टमेंट इसके अंदर नीचे है। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि बाकी आप सारे जो एडजस्टमेंट है ब्रेक केबल के वो आप होंडा डीलर से ही करवाएं। अब जो अच्छी चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में और जो बुरी चीज़ें हैं वो मोस्टली इस वाले एरिया में आपको मिलेगी। सबसे बढ़िया चीज़ें आपको मिलेगी ये जो स्विच गियर की क्वालिटी है वो इस सेगमेंट से अबोव के अंदर ये कॉम्पीट करती है, मतलब 125 सीसी के अंदर आपको ऐसी स्विच गियर की क्वालिटी कहीं पे भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पास का स्विच और ये जो हाई बीम लो बीम है वो एक ही बटन के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका एक स्विच लगाने की यहाँ पे आपको कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। सबसे पहले देखिए आपको अगर आपको पास देना है यहाँ से हो जाएगा, अभी ये लो बीम के अंदर है और मैं इसको आगे करूँगा ये आपको हाई बीम के अंदर चला जाएगा, तो काफ़ी ईजी ये सेटअप लग जाता है।
और यहाँ पे आप देखो तो इंडिकेटर करने के बटन और आपको हॉर्न ये आपको मिल जाता है। बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग आपको नहीं मिलती, बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको ग्रिप है, ये ऊपर से एक्स्ट्रा चढ़ाई गई है। अगर आप ग्रिप ना हो तो ये काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको हैंडल की ग्रिप जितनी पतली होती है उतना हैंडल बाइक को करने में ईजी हो जाता है। ऊपर वाला जो आपको इंजन किल स्विच हो जाता है और नीचे की तरफ आपको स्टार्टर मोटर है वो मिल जाती है। स्टार्टर मोटर की एक खास बात ये है कि होंडा ने इसके अंदर जो साइलेंट स्टार्ट का फंक्शन है वो दे रखा है। इसकी जो एसीजी मोटर है वो बिल्कुल साइलेंटली काम करती है। आप इसको स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल भी स्टार्टर की जो गरारे की आवाज़ आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वो है ही नहीं। तो उसके अंदर गरारे की जगह, जो गियर की जगह, वहाँ पे स्टार्टर मोटर का यूज़ किया गया है, वो साइलेंट वाली। आप देखिए स्टार्ट करूँगा और इंजन की आवाज़ सुनिएगा। मैं स्टार्ट करते आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी कि इंजन स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल स्मूथली ये काम कर जाता है। और होंडा जो मार्केट में जाना जाता है अपनी स्मूथनेस के कारण, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। मैं इसको थोड़ा सा इंजन को रेव करूँगा और आपकी साउंड है वो सुनिएगा। मतलब थोड़े बहुत वाइब्रेशन आपको हैंडल बार के अंदर आते हैं, बट इंजन की तरफ से आपको कोई भी एक्स्ट्रा साउंड है वो नहीं आता है। होंडा इसी कारण मार्केट के अंदर अपनी अलग पहचान अभी तक बनाए रखा है। बाकी कुछ केबल्स यहाँ पे, अगर इन केबल्स को आपको नीचे की तरफ से थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाता है, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये ओड लग रहा है। फिर जो अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी यहाँ पे, आपको जेल के अंदर ये होंडा का जो स्टिकर है वो दिख जाता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ का मामला बिल्कुल बढ़िया। आपको बैक मिरर है वो भी, इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी दिख जाती है। अब 2022 के हिसाब से ये जो इसको स्पीडोमीटर, जो मीटर कंसोल है, ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। क्यों? सबसे पहले तो ये कोई भी स्वाइप अप नहीं लेता है। माइंड यू, अब ये BS6 वेरिएंट हो गया है, इस कारण आपको यहाँ पे इंजन चेक लाइट है वो ज़रूर आ जाती है, क्योंकि BS6 के अंदर आपको लगभग 6-7 टाइप के इंजन सेंसर्स मिल जाते हैं। उनमें से किसी न किसी इंजन सेंसर के अंदर दिक्कत आना हो ही जाती है। तो यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेंसर के अंदर दिक्कत आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, उसका आपको इंडिकेशन मिल जाता है। ये देखिए इसका इंडिकेशन है। न्यूट्रल की यहाँ पे लाइट है। ये फ्यूल गेज है, ये आपको एनालॉग के अंदर मिलता है। स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग मिलता है जब आप इसको ऑन करते हो, क्योंकि आजकल 2022 के अंदर सारी बाइकों के अंदर आपको वो आदत हो गई है ना कि इंजन ऑन करते ही आपका ये पूरा स्वाइप अप लेगा, वो आएगा। अब मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसके अंदर आपको ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया या फिर डिजिटल नहीं दिया। मेरे को प्रॉब्लम है बस ट्रिप मीटर से। अभी ट्रिप मीटर इसके अंदर जितना जल्दी हो सके होंडा को दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक नीड होती है। अगर आप इसके अंदर आप गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं है, आप इसके अंदर टाइम नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं है, बट ट्रिप मीटर एक बेसिक नीड होती है, वो ज़रूर दिया जाना चाहिए था। बाकी आपको शाइन की थोड़ी सी आपको एम्बोसिंग दिख जाती है, अगर आपको देख पाए तो। इंडिकेटर की जो आपको इंडिकेशन है वो इस तरफ दिख जाती है, और हाई बीम अगर आप करोगे तो इंडिकेशन इसकी यहाँ मिल जाती है। तो बस ये दो जो बड़ी शिकायत मेरे को लगी थी, एक तो मीटर कंसोल के बारे में और बाकी जो पीछे वाले टायर के बारे में। बाकी ये सारी चीज़ें थी इस बाइक के बारे में। तो चलिए मोटो व्लॉगिंग सेटअप के अंदर जल्दी से अपन स्विच होते हैं और बाकी की बातें चलते हुए करते हैं। चलिए। ओके जी, तो हम बाइक पे अभी मैं आ गया हूँ और अभी मैं 5th गियर में चल रहा हूँ। लगभग 50 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, और जब तक मैं बाइक का पूरा समझ ना लूँ, एर्गोनॉमिक्स वगैरह आपको बता ना दूँ, तब तक लगभग इसी स्पीड पे चलूँगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया बाइक का सीटिंग पोस्चर कैसा है। बाइक का सीटिंग पोस्चर बिल्कुल जैसे कम्यूटर सेगमेंट के अंदर बाइक का होना चाहिए, बिल्कुल वैसा है। मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही है। बस थोड़े से ये जो ORVM है, ये इनका थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा कम आ रहा है, इनकी विजिबिलिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। बाकी हर चीज़ मेरे रीच के अंदर है। जो पास वाला स्विच है ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट में को इसकी लगी है। हॉर्न वगैरह, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ बढ़िया है। और क्लच है, वो क्लच भी काफ़ी लाइट है एक्चुअली, बहुत ही सही क्लच है, वो इसका काम कर रहा है। और मीटर की अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया था, इस बाइक का नेगेटिव मेरे को लगा था कि मीटर के अंदर कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं भैया, तो मैं मीटर में क्या देखूंगा। बस आपको स्पीड दिख जाती है, बस यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ खास इसके अंदर यहाँ पे है नहीं। और बाइक का एक्सेलरेशन की बात करूँ तो अभी गांव में माहौल अभी शाम वाला हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं सामने। अब सामने थोड़ा खुला पेच है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा एक्सेलरेट करके देखता हूँ। एक बार बाइक चला लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरे को कैसा लगा। चलिए।
तो तो आज विंड ज़्यादा आ रही है। आई होप मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है। तो अभी मैंने बाइक को लगभग 80 की स्पीड तक मैं ले गया। तो एक्सीलेट करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और बट ये है कि 80 के बाद में ना बाइक थोड़ा बहुत स्ट्रेस है वो बिल्कुल खाने लगती है। तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि ये बाइक को आप 80 से ज़्यादा चलाओ। रीज़न बीइंग कि सबसे पहले तो ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, इतना तेज़ इस बाइक को आपको नहीं चलाना है। दूसरी बात, इसका जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा सा पतला है, तो आपको कॉर्नरिंग के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको बाइक की थोड़ी सी हैंडलिंग इसकी सुधारनी है तो आप क्या कर सकते हो, जो आप अपना सस्पेंशन है उसको आप थोड़ा सा स्टिफर साइड के अंदर कर सकते हो। बट उसके कारण जो आपकी कंफर्ट है वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में है। अब इसके बारे में एक जो मेरे को अच्छी चीज़ वो लगी है गियरिंग के बारे में, कि इसकी जो इन गियर एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब अभी सामने आप देखिएगा कि ब्रेकर आपको आएगा, तो मैं गियर डाउन नहीं करूँगा, मैं 5वें गियर में ही रहूँगा, फिर भी ये बाइक है अपना एक्सेलरेशन ले लेगी। देखिएगा 20 की स्पीड पे मैं आ गया था और फिर भी ये बाइक अपना एक्सेलरेशन आराम से ले रही है, मेरे को गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो भैया सामने तो फाटक बंद है, तो क्या करें, वापस मुड़ जाएं? चलो वापस मुड़ जाते हैं, फाटक बंद है। एक चीज़ जो इस बाइक के बारे में वो अच्छी लगी है वो इसके गियरिंग, इतनी एक्यूरेट इसकी गियरिंग है, मतलब बिल्कुल भी नहीं अटक रहे गियर। मैं भैया बजाज की बाइकें ज़्यादा चलाता हूँ, तो बजाज में गियर वाला इशू हमेशा रहता ही है। मतलब एक एक काट 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 करके पूरी आवाज़ आती है, और यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम गियर एकदम स्मूथ। मतलब मैं गियर डाउन भी करता हूँ ना, अब गियर डाउन किए एकदम एक्यूरेट, एक और डाउन किए बिल्कुल एक्यूरेट, ये अब किया एकदम प्रिसाइज जो इसका गियर शिफ्टिंग है वो लगता है। तो अभी चलाने के बाद में जो मेरे को सबसे दो बड़े पॉजिटिव अभी मेरे को समझ में आ रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी गियरिंग बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है। दूसरी चीज़ है वो इसका एक्सेलरेशन, जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो इसका एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। और गियरिंग के बारे में एक बात और मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि इसकी गियरिंग है वो शॉर्ट है। मतलब शॉर्ट का मतलब आप जब पहला गियर देखोगे तो वो इतना शॉर्ट है, दूसरा देखोगे वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तीसरा देखोगे वो थोड़ा सा लॉन्ग है। तो गियरिंग इस हिसाब से ही रखी गई है ताकि आपको पिकअप के अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, और जो आपको लीनियर एक्सेलरेशन है वो बेहतर हो सके। अब पिकअप क्यों अच्छा होगा, क्योंकि इसकी गियरिंग शॉर्ट है। फर्स्ट और सेकंड गियर तो बिल्कुल शॉर्ट है, तो उस कारण अगर आपके पीछे पिलियन भी बैठा है और आपको जल्दी एक्सेलरेट करना है तो आपको पिकअप के अंदर बिल्कुल वहाँ पे कमी है वो महसूस होगी नहीं। तो बस ये मेरे को चलाने वाइज अभी मेरे को लग रही है। और बाकी मेरे को इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस कम लग रहा था वो इसका ब्रेकिंग का ही लग रहा था। फ्रंट ब्रेक की एक बार बात करूँ तो एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रंट ब्रेक कैसे काम करता है। फ्रंट ब्रेक इसके अंदर डिस्क आता है, तो वो एक बार देखते हैं कैसा काम कर रहा है। डिस्क के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ना ये बाइट नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने ब्रेक मारा और आपको पता चला भाई साहब मतलब नीचे क्या चल रहा है, क्या सारी चीज़ें, तो बाइट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि फ्रंट ब्रेक बिल्कुल प्रोग्रेसिव है। मतलब आपको एकदम एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉप ही कर देगा, आपके पीछे वाला टायर उठा देगा या फिर स्लिप करा देगा, ऐसा नहीं है। मतलब अभी एक बार और मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखिए एकदम एकदम प्रिसाइज, एकदम प्रोग्रेसिव, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर उधर बाइक होने देगा, बिल्कुल ये ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। तो प्रोग्रेसिव है, ये बात मेरे को अच्छी लगी है। बाकी अच्छी तो ये है। और बाकी अगर किन लोगों को ब्रेकिंग का ज़्यादा शौक़ रहता है चलाने में, जो राइडर लोग होते हैं स्पेशली पहले तो उनको थोड़ा फीडबैक की कमी ज़रूर लगेगी। बाकी डेली कमेंटिंग के अंदर आप यार रोज़ कौन फीडबैक मानता है कि मेरे को ब्रेक के अंदर ऐसा भाई साहब बाइट चाहिए, फीडबैक चाहिए। तो ऐसा बाइक फीडबैक नहीं है, बस तुम ब्रेक मारोगे आराम से आपकी बाइक आपका जो रिस्पॉन्स है वो दे देगी। अब एक बार मैं पीछे का ब्रेक ट्राई करता हूँ क्या कैसा काम कर रहा है। हाँ पीछे का भी अच्छा है। अच्छा मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, मैं एक तो पहली बात 125 सीसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, दूसरी बात ड्रम वेरिएंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है मतलब पीछे का ब्रेक। बट आगे के ब्रेक के बारे में ये बता रहा था कि डिस्क वेरिएंट होते हुए भी इसके अंदर थोड़ी बहुत बाइट की कमी है। बाकी बाइट की कमी है बट प्रोग्रेस जो इसकी है, रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोनों ब्रेकों की मैंने बात कर दी है। अब बात करते हैं बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं। तो देखो सामने मेरे को ब्रेकर दिख रहे हैं, और ये मैंने आराम से बाइक है वो यहाँ पे निकाली है।
अब यहाँ पे मेरे को समझ में क्या आया, मतलब ऐसे मैंने और सारे ब्रेकर पार किए हैं तो उससे मेरे को समझ में ये आया है कि फ्रंट का सस्पेंशन है ना, वो स्टार्टिंग के जब आप हिट करते हो ना सस्पेंशन पे, जैसे ऐसे हिट किया तो स्टार्टिंग के अंदर वो थोड़ा सा आपको स्टिफ लगेगा, बट जैसे ही आपको लगता है कि सस्पेंशन को लगता है कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है मामला, तब उसको थोड़ा सॉफ्ट वाला फीडबैक अपन को दे देता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। और पीछे वाला है वो मेरे को हार्ड ही लगा है, पीछे वाला सस्पेंशन हार्ड है और फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर भी वो थोड़ा हार्ड मेरे को लगा है। और हार्ड लगा है तो इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, उसका यही है कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा आता है। जब इस बाइक के पीछे पिलियन को बिठा लोगे ना, तब पीछे वाले सस्पेंशन का मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही से वो काम करेगा। बाकी सनसेट बढ़िया हो रहा है इस तरफ देखो। और ये राजस्थान है हमारा, राजस्थान सावन के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया लगता है, चारों तरफ से ग्रीन ग्रीन हो जाता है अच्छे से। तो ये सारा मामला है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड की मैं बात करूँ तो आप आराम से 60 टू 70-75 तक आप कर सकते हो आराम से क्रूजिंग। 80 के बाद है वो आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई मतलब नहीं है बाइक को इतना तेज़ चलाने का, तो आप लगभग 60-70 तक आराम से इसको क्रूज़ है वो कर सकते हो। और क्या बच गया, और कुछ बच गया क्या बाइक के बारे में? अब बात करते हैं बाइक की फ्यूल इकोनॉमी कैसी है। तो जैसा कि ये एक 125 सीसी की बाइक है और फ्यूल इकोनॉमी मैं कभी भी किसी को एकदम ऐसे हिट करके बताता नहीं हूँ कि भाई यही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। ये जो आपका हाथ है, आप इसको कैसे कंट्रोल करते हो, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एग्रेसिव चलाओगे तो आपकी ये बाइक लगभग 50 तो आपको दे ही देगी, आप कैसे भी इसको चलाओ। अगर आप आराम से चलाने वाले लोगों में से हो तो आराम से ये 65 तक आपको पहुंचा सकती है, बट उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ये दे देती है। बट 65 इसको आप मान सकते हो अगर आप आराम से बिल्कुल 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 प्यार से चलाने वाले लोगों में से हो। और मैं थोड़ा सा मिक्स में चलाता हूँ, कि मतलब सिटी के अंदर मेरे को जल्दी से ओवरटेक करना रहता है, हाईवे के अंदर जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, मस्ती में चल रहा हूँ, कोई काम नहीं है, घर जल्दी नहीं पहुँचना है, तो बस यही 60 तक चलता रहता हूँ। अगर आप ऐसे चलते हो तब आप आराम से इसके अंदर 65 तक निकाल सकते हो, अगर आराम से चलते हो। तो ये सारी बातें हो गई है अपने फ्यूल इकोनॉमी की। तो वैसे ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर सकता था, बट मेरे को कुछ चीज़ें मेंशन करनी थी, वो ये कि इस बाइक का अगर होंडा अगर इम्प्रूव करना चाहे इस बाइक के अंदर जल्दी से जल्दी, तो वो दो चीज़ ये होगी कि भाई इस बाइक का जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा सा प्रोफाइल ब्रॉड दे दो, और ये जो स्पीडोमीटर है इसके अंदर काम करो यार, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगता है 2022 के अंदर। तो ये बाइक का हमने वॉक राउंड कर दिया है, जो राइड है वो हमने किया इसको, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसे हैंडल होती है, कैसे ब्रेकिंग है, कैसे सस्पेंशन है, फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अब इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद में सवाल ये उठता है कि SP125 मार्केट में होने के बाद भी ये बाइक क्यों सेंस बनाती है। रीज़न सीधा सा है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप ये सोचते हो कि एक बाइक है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जानी चाहिए, और मेरे को उसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, कोई भी ज़्यादा गिमिकी फीचर्स नहीं चाहिए, कि मेरे को नहीं देखना कि क्या गियर शिफ्ट इंडिकेशन है, क्या टाइम है, क्या सारी चीज़ें, मतलब इन चीज़ों में को मतलब नहीं है। मेरे को पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है, जीरो मेंटेनेंस हो, कुछ भी चीज़ें नहीं हो, बाइक अच्छे से चले, तो ये बाइक आपके लिए सेंस बनाती है। दूसरा रीज़न ये कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। अगर आप यंग हो, आपको थोड़ी फ्लैशी चीज़ें चाहिए, आपको गिमिकी फीचर्स चाहिए कि मेरी बाइक में ये होना चाहिए, गियर शिफ्ट इंडिकेटर होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके लिए सेंस बनाती है SP125। बट आप एक ऑफिस गोइंग एक गाय हो, और एक आपको ये होता है कि ठीक है बाइक थोड़ी सिंपल सोबर दिखनी चाहिए, कि जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ, जैसा मैं इंसान हूँ, उसके हिसाब से बाइक है वो मुझको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो मैं हूँ मेरे पे कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और मेरे को होंडा शाइन ही चाहिए। अगर सोचो बाइक होंडा शाइन का या तो ये मॉडल होता या फिर SP125 होता, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एक कैटेगरी के साथ में जस्टिफाई नहीं करते होते, या तो वो यंग जनरेशन को निराश कर देते, या फिर एक नॉर्मल एक बाइक चलाने वाले इंसान को वो निराश कर देते। तो उन्होंने होंडा ने दोनों ऑप्शन हमारे पास में रखे हैं। अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है वो आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आप अपनी नीड देखिए कि मेरी नीड क्या है। बाकी चलाने वाइज आपको दोनों बाइकें सेम ही लगेगी, बट आपको जो फील है वो दोनों बाइकों की दोनों ही
तरह से आपको अलग आएगी। उसका जो टैंक के जो एक्सटेंशन वगैरह है वो आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको बिग बाइक वाली फील वो इसके अंदर आएगी SP के अंदर। और इसके अंदर आपको बस नॉर्मल आपको कम्यूटर सेगमेंट की जैसे एक बाइक होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो दोनों ही बाइकें बुरी नहीं है, दोनों ही बाइकें के अंदर सब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी मैं यूजुअली ऐसा कुछ ज़्यादा नेगेटिव पॉइंटों पे ज़्यादा किसी भी बाइक के अंदर फोकस करता नहीं हूँ, बट इस बाइक के अंदर मेरे को जो लगी थी टायर वाला और जो स्पीडोमीटर वाला, इसके अंदर होंडा को जितना जल्दी हो सके उतना इंप्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी बहुत ही बढ़िया इस बाइक के अंदर है। होंडा की जो रिफाइनमेंट इंजन के अंदर आती है वो बेहतरीन है, और कुछ जगहों पर पार्ट्स की क्वालिटी ठीक है, कुछ जगहों पर बहुत ही ख़राब मेरे को लगी है। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में थी। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम पर चलिए। अगर आपको पुरानी वाली शाइन का वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन के अंदर लिंक है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको SP 125 का वीडियो देखना है तो वो भी यहाँ पे आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोनों बाइकों का आपको कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू।